Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. In this previous lecture we talked about the cell theory and the limitations or drawbacks of the cell theory. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सेल थ्योरी में कौन कौन से लिमिटेशंस थी, कौन कौन सी ड्रॉबैक्स थी. तो जब ड्रॉबैक्स निकले सेल थ्योरी में तो उसके बाद साइंटिस्ट ने डिवाइस की एक नई सेल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज cell doctrine. You can also call it as cell doctrine or you can also call it as cell principle. Okay, so today's topic is modern cell theory or cell doctrine or cell principle. ठीक है, तो इसमें सारे वो पॉइंट्स मेंशन किए गए जो सेल में आहिस्ता आहिस्ता से जब स्टडी किया गया, वास्ट स्टडी हुआ सेल में ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्निक्स एंड द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सेल. तो बहुत सारे पॉइंट्स जो सामने आ गए वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए गए किसमें, मॉडर्न सेल थ्योरी में. प्लस वो पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए जो सेल थ्योरी में सारी सेल्स के लिए, जनरल में सेल के लिए एप्लीकेबल थे. ठीक है, तो चलिए हम मॉडर्न सेल थ्योरी में एक एक करके ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट क्या था मॉडर्न सेल थ्योरी का, याद रखिएगा. पहला पॉइंट जो मॉडर्न सेल थ्योरी का था दैट वाज लाइफ exists only in cells. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट यही था कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है किसमें, सेल में. ठीक है ना, तो दुनिया में सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटा यूनिट जिसके पास लाइफ है, जो ग्रो करती है, जो रिप्रोड्यूस करती है, जो डिवाइड करती है, वो कौन है, वो सेल है. ठीक है, सो लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन द सेल्स. ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, हेरिडिटी एंड डिजीज. ठीक है, तो हम जैसे डिस्कस करते हैं, हम जैसे डिफाइन करते हैं सेल को, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है ना, तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए. ठीक है ना, एक तो हमें पता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके अलावा ये भी कहा गया कि सेल इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सेल इज अ यूनिट ऑफ डिजीज. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और एग जो है आपस में फ्यूज होते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट. ठीक है ना, लेकिन ये स्पर्म क्या है, इट इज अ सेल. ये एग क्या है, इट इज अ सेल. ठीक है ना, सो दिस सेल इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन. इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, बिसाइड्स इट्स ऑल्सो ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी. What does this mean? हेरिडिटी का मतलब हो गया इसी सेल से ट्रांसमिट हो जाते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे स्पर्म सेल है, इसमें अपना डीएनए होता है, एग में अपना डीएनए होता है. ठीक है ना, उसके बाद ये डीएनए ट्रांसमिट होता है टू द जाइगोट जो कि नया ऑफस्प्रिंग बनने वाला है. ठीक है, तो ये सेल ही वो है जो डीएनए ट्रांसमिट करती है टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो इट्स अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी आल्सो. Besides, it's a unit of disease. What does this mean? इसका मतलब ये हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर कोई डिजीज अराइज होती है, ठीक है ना, तो वो डिजीज एक्चुअली उसकी सेल्स में होती है. ठीक है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी ऑर्गन के रिलेटेड कोई डिजीज है, दैट मीन्स उस ऑर्गन की सेल्स में प्रॉब्लम, उस ऑर्गन की सेल्स में डिजीज है. तो अगर डिजीज होती है वो दरअसल सेल्स में ही होती है. सो यू विल रिमेंबर दैट सेल इज नॉट ओनली द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट इट्स ऑल्सो द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड डिजीज. ओके, चलिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सेल थ्योरी का. सेल थ्योरी कहती है, मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल, or it is a multinucleated mass of protoplasm. ठीक है,
तो क्या कहता है तीसरा पॉइंट कहता है सेल जो है ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म हम बोलते हैं इट इज ए लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है ना। आगे जाके हम प्रोटोप्लाज्म के अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप याद रखिए कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या है, सेल क्या है, ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें क्या आता है, जिसमें न्यूक्लियस आता है या न्यूक्लियर मटेरियल आता है, ठीक है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल होती है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यहां पे न्यूक्लियर मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है ना। अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें, यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या है, मास है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, जैसे यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आता है और न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है ना। या न्यूक्लियस होगा या तो इसके अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियर मटेरियल होगा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में। या कहता है, और सेल क्या है, सेल इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि हमने जब ड्रॉबैक सेल थ्योरी के पढ़े तो वहां पे हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे हमारा स्केलेटल मसल की जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे वोचेरिया है, जैसे राइजोपस है, इनकी भी सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है ना। तो यहां पे cell is a mass of protoplasm containing nucleus or nuclear material, और it is a multinucleated mass of protoplasm, क्योंकि कोई सेल ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, दिस सेल इज अ मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट सेज दैट सेल्स मेंटेन homeostasis to remain alive, ठीक है। ये सेल्स क्या करती है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया बैलेंस मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई सेल है, तो ये सेल क्या करती है, ये अपने अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है और अपने बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है इसको बैलेंस में रखती है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगा, या वाटर कंसंट्रेशन कम है तो ये मेंटेन खुद ही करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये इक्विलिब्रियम जो है इसका, ये खुद ही मेंटेन करती है, किसके लिए, ताकि ये सेल जिंदा रहे, ओके, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट सेज दैट cells arise from pre-existing cells by division. They never arise de novo. Okay? चलिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, सेल्स जो होती हैं ये अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रुडोल्फ विर्चो जो था, उसने जो थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज या थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री दी थी, उसमें उसने बताया था, उसने स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उसका मतलब क्या था, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल्स होती है, नई सेल्स को बनाने के लिए पुरानी सेल्स होना जरूरी है। यानी कि हमारे पास अगर सेल है तो ये सेल जो ये जब ये डिवाइड करती है तो ये नई सेल्स बनाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जो ये नई सेल्स होती है ये प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। कैसे, थ्रू डिवीजन। जब ये सेल डिवाइड करती है तो नई सेल्स बनती है। एंड दे नेवर अराइज डे नोवो। ऐसा नहीं है कि ये नई सेल्स खुद ब खुद आसमान से टपक जाती है या जमीन से उगल के इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आती है, नहीं। डे नोवो का मतलब हो गया न्यू, ये नई ही अराइज नहीं होती है, ये बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है बाय द cell division. Okay, so these were the 5 points of the modern cell theory. Now the next point about the cell is that जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अब पॉइंट नंबर 6, वो पॉइंट नंबर 6 असल में जो हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी उसी का पॉइंट है, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6, वो पॉइंट ये है कि फंक्शंस of an organism is the result of the activities and interactions of its constituent cells. Okay, तो क्या कह रहा है ये पॉइंट,
functions of an organism is the resultant of the activities and interactions of its constituent cells, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं, ये रेस्पिरेशन दिखाते हैं, लेकिन जब हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर करते हैं ये दरअसल सेल्स रेस्पायर करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीशन करते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। असल में जब हम देखते हैं तो ये एक्सक्रीशन सेल्स करती है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन करता है, असल में सेल करती है। हम बोलते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस कौन करता है, सेल करता है। तो वही इसका मतलब है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, असल में जो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल्स की एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस की मदद से जो है ये ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन कर पाता है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 6 ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है ना। ओके, चलिए 7th पॉइंट क्या है, a cell though an integral part of an organism act, divide, grow and die independently, ठीक है। चलिए ये पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 7, a cell though an integral part of an organism act, divide, grow and die independently। यानी कि इसका मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं, लेकिन हर एक सेल, इन बिलियंस ऑफ सेल्स में हर एक सेल जो है, ये हालांकि ये सेल्स जो है ये इस पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना, ये इस पूरी बॉडी का हिस्सा है। लेकिन इस पूरी बॉडी का हिस्सा होने के बावजूद जो हर एक सेल होती है, हर एक सेल अपनी तरीके से एक्ट करती है, काम करती है, डिवाइड करती है, ग्रो करती हैं और इसकी डेथ होती है। ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है और इसकी डेथ हो जाती है। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर सेल्स, ठीक है ना। वही कहता है ए सेल दो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट, डिवाइड, ग्रो एंड डाई इंडिपेंडेंटली। ओके, चलिए दिस इज द पॉइंट नंबर 7 ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। चलिए पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 कहता है कि genetic information is stored within the cell in the form of DNA, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 कहता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका स्किन कलर कैसा होगा, इसकी हाइट कैसी होगी, ठीक है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कौन, सेल। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो हमारी सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, याद रखिएगा यहां पे हम और एक चीज ऐड करेंगे, स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। एक तो सेल डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करती है डीएनए के फॉर्म में, और इसको एक्सप्रेस भी करती है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ DNA, okay? तो चलिए genetic information is stored and expressed within the cell in the form of DNA, okay? Now the point number 9 is structure and working of cell is controlled by DNA, okay? क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 9, जो भी एक सेल का स्ट्रक्चर है, जो भी एक सेल की वर्किंग है, फंक्शनिंग है, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, ये डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हम जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये बॉस ऑफ द सेल है, ठीक है ना। हाँ, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। हम क्यों बोलते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल और बॉस ऑफ सेल, क्योंकि इस सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर असल में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और यही डीएनए जो है पूरी सेल को कंट्रोल करता है। चाहे इस सेल को
सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा, डीएनए का काम है। सेल कैसे काम करेगा, वर्क कैसे करेगा, डीएनए का काम है। तो जो भी फंक्शंस एक सेल के अंदर होती हैं, ऑल दोज फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय डीएनए। सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। ओके, हाँ, चलिए पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 10 ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, वो ये कहता है कि life passes from one generation to another generation in the form of cells। ठीक है, हाँ, चलिए हमने पहला पॉइंट बताया मॉडर्न सेल थ्योरी का कि लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन सेल्स, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट कहता है कि जो लाइफ है, लाइफ जिंदगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अभी हमने बताया जैसे जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक मेल गैमीट जो कि सेल है, एक फीमेल गैमीट जो कि सेल है, तो वो सेल्स क्या काम करती हैं, वो सेल्स फ्यूज होके एक नई सेल बनाती है, जायगोट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जो लाइफ है, जो गैमीट्स में लाइफ थी, वो पास हो गई किस में, जायगोट में, या नई जनरेशन में। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। और ये बन गया पॉइंट नंबर 10 कि लाइफ अगर पास होनी है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज पास्ड in the form of cells. So these were the 10 points of the modern cell theory, or which is also called as cell doctrine or cell principle. ये कैसे बन गई, जब सेल में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हुए, एक्सपेरिमेंटेशंस हुए, जब सेल पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्टडी हो गया और जब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल हो गई साइंटिस्ट के पास, तो उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल बनाया। एंड दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर with another topic, that is prokaryotic and eukaryotic cell. Till then, thank you very much.